नमस्कार। ऑब्स्टेट्रिक्स के नमस्कार टीएनसी नर्सिंग क्लासेस के द्वारा संचालित होने वाली ऑनलाइन नर्सिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के पेपर के बारे में जो कि कुछ दिन पहले हुआ है। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, एट विच स्टेज इन द यूट्राइन साइकिल डज द प्रोलिफरेटिव फेज अकर। कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर या यूट्राइन साइकिल के अंदर जो प्रोलिफरेटिव जो फेज होती है वो कब होती है। तो सबसे पहले हम सभी फेजेस की बात कर लेते हैं कि जो यूट्राइन साइकिल है उसके अंदर जो फेजेस जो होती हैं वो तीन प्रकार की फेजेस होती हैं। पहली जो फेज है दैट इज ब्लीडिंग फेज, सेकंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट वन इज द सिक्रेटरी फेज। ये तीन प्रकार की जो फेजेज हैं वो होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ब्लीडिंग जो फेज होती है वो फर्स्ट डे फोर्थ डे होती है। इसके बाद 5वें से और 14वें दिन के बीच में प्रोलिफरेटिव फेज होती है, और उसके बाद 15वें से और 28वें दिन के बीच में सिक्रेटरी फेज होती है। तो इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि प्रोलिफरेटिव फेज कब होती है, दैट इज बी, डे 5 to 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की, इन ए नॉर्मल 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन वुड यू एक्सपेक्ट द एलएच सर्ज टू अकर। कि 28 दिन की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप कब एक्सपेक्ट करोगे कि ऐसे पर्सन के अंदर कब जो एलएच सर्ज है वो होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये एलएच सर्ज क्या होता है। तो एलएच सर्ज क्या होता है, एलएच सर्ज का मीनिंग होता है, एलएच एक हार्मोन है जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है फ्रेंड्स, कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ग्राफियन जो फॉलिकल है जिसके अंदर ओवम है या जो ओसाइट है वो रहता है, उस ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करने का जो काम करता है, कि उसे रैप्चर होने के कारण ये ओवम यहाँ से बाहर आए और फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचे। तो इसे रैप्चर करने का जो काम करता है वो जो हार्मोन होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। एक हार्मोन और ज़रूरी होता है जो कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है, लेकिन ये रैप्चर करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। ये ज़रूरी होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के जितने भी फॉलिकल्स बनते हैं, चाहे प्रीमोडियल हो, चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो, सेकेंडरी हो या ग्राफियन, उनको मैच्योर करने का जो काम करेगा वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जब ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन का मतलब यही होता है कि ओवम का यहाँ से रिलीज होना उससे कुछ समय पहले ही होता है, 24 to 36 आवर पहले होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो लगभग होगा हमारा डे 12 to 14 कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12वें से 14वें दिन के बीच जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका लेवल मैक्सिमम हो जाता है या बढ़ जाता है, और उस बढ़ने को ही हम सर्ज के नाम से जानते हैं, और ये प्रोसेस LH सर्ज कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक नॉर्मल 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवुलेशन कब होगा ये ओवुलेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए चाहे कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, उस दिन की नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से हमें हमेशा हमेशा उसमें से हमें 14 घटाने हैं। जो हमारा आंसर होगा वो ही होगा, उसी दिन क्या होता है ओवुलेशन, चाहे वो 32 दिन की हो या फिर 30 दिन की हो तो भी हम 14 ही इसमें से घटाएंगे। अगर 28 दिन की है तो भी 14 ही घटाएंगे। जो हम कहते हैं कि 14वें दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा, वो हम अकॉर्डिंग टू 28 डेज की साइकिल के अकॉर्डिंग कहते हैं। एक्चुअली में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमेशा 14 डेज बिफोर होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 18, और 18 जो आंसर जो ऑप्शन है इसमें जो दे रखा है दैट इज डी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेंस्ट्रुएशन। कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें मेंस्ट्रुएशन के बारे में सही बताता है। इसमें पहला जो ऑप्शन है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज इंडिकेट एन एक्टिव प्रेगनेंसी। कि अगर हमेशा मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस है तो इसका मीनिंग ये है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि हम जानते हैं
कि प्यूबर्टी का जब टाइम पीरियड होता है उस दौरान भी प्रेगनेंसी नहीं होती, उस दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि प्रेग्नेंट हो गई है लेडी, इसलिए ये कथन गलत है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि लैक्टेशन के दौरान भी नहीं होता, वो भी गलत है। मीनोपोज के दौरान नहीं होता, वो भी गलत है। इसलिए ये जो कथन है, जो पहला जो कथन है, पहला जो स्टेटमेंट है, दैट इज रॉन्ग। सेकेंड वन, ड्यूरिंग मेनिस्ट्रुअल द एंटायर यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज सेड। इसमें जो ऑप्शन है, इसमें एक वर्ड और जुड़ना चाहिए था, कंप्लीट या एंटायर यूट्राइन एंडोमेट्रियम, कि पूरा का पूरा जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो बाहर निकल जाता है, जो कि गलत है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसके अंदर भी दो लेयर होती हैं। एक नीचे की तरफ पाई जाने वाली लेयर जिसे हम बेसल लेयर के नाम से जानते हैं, और एक इससे ऊपर पाई जाने वाली लेयर जिसे हम फंक्शनल लेयर के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमेशा जो फंक्शनल जो लेयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जबकि जो बेसल लेयर है वो हमेशा बनी रहती है। इस हिसाब से जो दूसरा जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो भी क्या है, आपका गलत है। इसके बाद तीसरा है, ओनली द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम इज सेड विद द बेसल लेयर रिमेनिंग इंटैक्ट। बिल्कुल सही है कि फंक्शनल लेयर है वो हमेशा बाहर निकल जाती है और जो बेसल लेयर है वो हमेशा बनी रहती है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो सी सही है। और फोर्थ के अंदर इसके जस्ट ऑपोजिट बता रहा है वो कि बेसल लेयर निकल जाती है और फंक्शनल लेयर बनी रहती है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस विच हार्मोन, की कार्पस ल्यूटियम है वो इनमें से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो इसका आंसर आएगा कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा इस बारे में बता देता हूँ कि जब ओवरी है, ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल में से जब ओवम बाहर निकल जाता है, तो ओवम के बाहर निकलने के बाद ये ग्राफिन फॉलिकल की जो स्ट्रक्चर है ये कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ये तब तक बनी रहती है जब तक कि प्लासेंटा नहीं बन जाए। जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्लासेंटा के फॉर्मेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। और प्लासेंटा भी प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने का काम करता है, तो उस दौरान ये काम जब तक प्लासेंटा नहीं करता कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए भी एक हार्मोन चाहिए जिसे हम एचसीजी कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी इनटू द ओविडक्ट। ये मैंने आपको एलएच सर्च वाले ऑप्शन में भी बताया है कि जो ओवरी है या फिर जो ग्राफिन फॉलिकल है उसमें से ओवम को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर आएगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही इसे रैप्चर करने का काम करता है, जिससे कि ओवम यहाँ से बाहर निकलकर जो फैलोपियन ट्यूब है वो इसे कैच कर लेती हैं। फैलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम या फिमरी वाला पार्ट इसको कैच कर लेता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि ए वुमन फील पेन इन द एब्डोमेन ड्यू टू द ओवुलेशन इन नोन एज। ओवुलेशन के दौरान जब जब जो ओवरी है उसके ग्राफिन फॉलिकल जब रैप्चर होता है तो कभी कभी कुछ फीमेल्स के अंदर पेन फील होता है। उस पेन को हम मिडल स्मर्च पेन के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ये। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं। हार्टमान दे रखा है, ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछे हार्टमान सॉल्यूशन क्या होता है तो इसका आंसर हमेशा आरएल होगा। या पूछे हार्टमान साइन क्या होता है, तो जब इम्प्लांटेशन की जब प्रोसेस होती है, मैच्योर्ड जो ओवम है जब वो इम्प्लांट होता है अंदर की तरफ जाता है तो वो कुछ आर्टरीज को रैप्चर करता है। उस आर्टरी के रैप्चर होने के कारण थोड़ा सा ब्लड बाहर की तरफ आता है और इससे ब्लड को बाहर आने को, इस साइन को हम हार्टमान साइन के नाम से जानते हैं। एलएस सर्च का मीनिंग मैंने आपको बता दिया और एस्ट्रोजन सर्च का मतलब है एस्ट्रोजन के लेवल का बढ़ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोजेस्टेरोन लेवल्स आर एट हाईएस्ट ड्यूरिंग द, कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे हाई कब रहता है। तो ध्यान रखना, ये हमेशा 21वें दिन जाके पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की माने तो 21वें दिन पे जाकर प्रोजेस्टेरोन का लेवल मैक्सिमम हो जाता है। और ये जो फेजेज जो होती हैं ओवरी के अंदर वो दो प्रकार की होती हैं। पहली जो फेज होती है वो होती है फोलिकुलर फेज और दूसरी जो फेज होती है दैट इज ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर जो फेज होती है ये पहले से 14वें दिन तक होती है और ल्यूटियल जो फेज होती है 15 से 18वें दिन। तो 21वां दिन जो है वो
कब आ रहा है, आपका ल्यूटियल फेज के अंदर आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ल्यूटियल फेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेंस्ट्रुएशन अकर्स मोर देन एवरी 35 डेज इज नोन एज, कि अगर 35 दिन से ज़्यादा का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखना कि 35 दिन से अगर ज़्यादा का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो पूरे साल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो उस दौरान जो ब्लीडिंग जो होगी वो कम होगी। कैसे होगी इसे समझते हैं हम, कि जब 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन है तो हम मानते हैं कि 28 डेज की अगर साइकिल होती है तो उस दौरान लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आते हैं आपके वो आते हैं लगभग 13। लेकिन अगर इसे हम माने कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ज़्यादा दिन की है, मान लो 35 डेज़ की है, तो 35 डेज़ की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो पूरे साल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन आएंगे वो लगभग आएंगे 10। तो 13 के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो ज़्यादा होगी, 10 के अंदर होगी वो ब्लीडिंग कम होगी, इसलिए इसे हम ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। पोलीमेनोरिया क्या है, ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 दिन से कम की होती है तो इसे हम पोलीमेनोरिया के नाम से जानते हैं। और जो मेनोरेजिया है, मेनोरेजिया का मतलब क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग की अगर जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए 80 ml से, तो इसे हम मेनोरेजिया या फिर एपीमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट में डिसमेनोरिया, अगर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसे हम डिसमेनोरिया कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर पूछा गया है कि ब्लीडिंग मोर देन 80 ml ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, कि अगर ब्लीडिंग है वो 80 ml से ज़्यादा हो रही है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसे हम मेनोरेजिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम हाइपरमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम हाइपरमेनोरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेकेंडरी एमेनोरिया होता क्या है। एक एमेनोरिया का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी आई नहीं हो तो एमेनोरिया कहलाता है। अगर एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई तो इसे हम प्राइमरी एमेनोरिया के नाम से जानेंगे। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार आ चुकी है उसके बाद में नहीं आई कभी तो इसे हम सेकेंडरी एमेनोरिया के नाम से जानेंगे। देखो प्रेगनेंसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले आ चुकी होती है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं आती, तो इसमें पूछा विच इज फॉलोइंग नॉट ए कोज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। तो सेकेंडरी एमेनोरिया का कोज है प्रेगनेंसी। इसके बाद डिलेड प्यूबर्टी। देखो डिलेड प्यूबर्टी में एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज डिलेड प्यूबर्टी, क्योंकि प्रेगनेंसी है वो सेकेंडरी एमेनोरिया का रीजन होता है। इसके अलावा मीनोपोज है वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया का कोज होता है, और लैक्टेशन भी सेकेंडरी। इन तीनों ही कोज को हम फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी एमेनोरिया कहलाता है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें पूछा गया कि द लेवल ऑफ एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन रीच एट देयर पीक लेवल ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ध्यान रखना हमेशा 12वें से और 14वें दिन के बीच में तीनों हार्मोन का लेवल है वो मैक्सिमम हो जाता है, एफएसएच का, एलएच का एंड एस्ट्रोजन का। और अगर आपसे कोई पूछे प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन का जो आएगा वो 21वें दिन आएगा। तो इसका आंसर जो है 12वें से 14 दिन के बीच में हमारे पास एक ही ऑप्शन है दैट इज डेट 13, तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हेन इज मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग oogenesis। हमेशा ध्यान रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा कंप्लीट होता है। वो ये नहीं देखता कि फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन oogenesis हमेशा जो मियोसिस सेकंड है वो तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कभी भी oogenesis कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन में पहले में दे रखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14, फर्टिलाइज्ड ओवम रिचेज यूट्राइन कैविटी बाई। ध्यान रखना कि जब ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है, हम सभी जानते हैं कि ओवम जो है वो कहाँ फर्टिलाइज्ड होता है, जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज्ड होता है, और इसके भी एम्पुला वाले जो पार्ट है यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड होता है। तो ओवम को यहाँ से और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 96 आवर्स चाहिए होते हैं, या फिर हम इसे कहें कि इसे 4 दिन की ज़रूरत होती है, 4 डेज़ की ज़रूरत होती है। तो ये लगभग 4th से और 5th डे के बीच में कहाँ पहुँचता है, ये यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर
करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है आपका कि फीटल स्टेज स्टार्ट एट, कि फीटल स्टेज कब स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखना 0 से और 2 वीक तक की जो स्टेज होती है इसे हम ओवम कहते हैं, और इसके बाद 3 से और 8 वीक की जो स्टेज होती है इसे हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, और इसके बाद 9 वीक से लेकर और बेबी का जब तक बर्थ न हो जाए तब तक, टिल बर्थ, बर्थ तक इसे हम फीटस कहते हैं। तो इसके अंदर फीटल स्टेज स्टार्ट एट, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9th वीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछा गया है आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इसका आंसर भी यहीं दे रखा है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम होती है। ध्यान रखना ह्यूमन बॉडी की अगर सबसे लार्जेस्ट सेल पूछा जाता है तो ओवम आएगा। अगर ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल पूछा जाता है, मतलब कि स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाती है, तो वो स्पर्म आएगा। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछी जाती है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, नर्व सेल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसके अंदर दे रखा है मैक्सिमम oogonia कैन बी सीन इन ओवरीज इन, कि ओवरी के अंदर मैक्सिमम oogonia कब बनते हैं। तो ध्यान रखना जो oogenesis की जो प्रोसेस है, जब जो फीटस है वो मदर के वोम में होता है, मदर के यूट्रस में होता है, तभी स्टार्ट हो जाती है। तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जब 5 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो उस 5 मंथ के दौरान लगभग 7 मिलियन oogonia हो जाते हैं, जो कि जन्म के टाइम कम होते होते धीरे बर्थ के टाइम ये लगभग 2 मिलियन ही बचते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के दौरान ये और कम हो जाते हैं और सिर्फ 4 लाख बचते हैं, और इन 4 लाख में से सिर्फ 400 ही काम में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा रीचेज टू द फीटस वाई, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है। तो ध्यान रखना ये आपका प्लासेंटा है, ये बेबी है। तो प्लासेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है उसे हम कहते हैं अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और दो अम्लाइकल जो आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हो। आप एक बेबी का चेहरा बना लीजिए, इस चेहरे के अंदर आप बनाइए कि ये बेबी की आंखें हो गई और ये बेबी के लिप्स हो गए। तो ध्यान रखना जो आंखें जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं, तो ब्लैक जब आंखें होंगी तो ये ए को शो कर रही हैं आंखें। तो आर्टरी जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो कि ये वी दिखा रहा है तो वी जो है वो लिप्स होते हैं, वेन है अम्लाइकल वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके अलावा दो एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि कितनी अम्लाइकल आर्टरी होती है, आप हमेशा भूलते हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 अम्लाइकल आर्टरी होती हैं और 1 अम्लाइकल वेन होती है। इस प्रकार हमारे 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जोना हैचिंग परसेंट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, की जोना हैचिंग कब होती है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जोना हैचिंग क्या होती है। तो जो फर्टिलाइज जो ओवम है जब मोरूला बन जाता है, मोरूला का मतलब क्या होता है, जैसे जाइगोट जो है उसके अंदर एक सेल होती है, वैसे मोरूला में अपनी सेल्स की ग्रोथ करते करते ये 16 से और 64 सेल तक बना लेता है, इसे हम मोरूला के नाम से जानते हैं। और जब ये मोरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद इसके बाहर की सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है ये जब यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है तो इसके अंदर यूट्राइन फ्लूइड भर जाता है, और ये फ्लूइड इसको स्ट्रेचिंग का काम करता है, बाहर की तरफ निकालने का काम करता है, सेल्स को कोशिश करता है, सेल एक्सपेंड होती हैं, सेल्स के नंबर भी बढ़ते हैं जिसके कारण भी सेल्स एक्सपेंड होती है, जिसके कारण ये जो जोना पेलुसिडा है ये पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, उसके बाद में ये टूट जाती है, डिग्रेड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 5वें दिन होती है।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4 दिन तक तो वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द जोना पेलिसिडा। तो स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो आपने हमेशा देखी होगी कि स्पर्म की स्ट्रक्चर में सबसे पहला हेड आता है। हेड को एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो एक्रोसोम होगा वो ही एंजाइम कंटेन करता है। इसके बाद नेक होती है। नेक में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें ध्यान रखना हमेशा आएगा कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो नेक आएगा। अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिडिल पीस, कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मिडिल पीस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट और बचते हैं, दैट आर प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस, जो कि मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म इज। ध्यान रखना कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म है वो कैपेबल होता है किस चीज़ के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन के नाम से जानते हैं। जब स्पर्म है वो रिलीज होता है उस दौरान वो कैपेबल नहीं होता। फैलोपियन ट्यूब के अंदर आने के बाद वो अपने हेड पर से कोलेस्ट्रोल को रिमूव करता है। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ध्यान रखना कि जो एम्पुला है वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के इम्प्लांटेशन के। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन भी एम्पुला के अंदर ही होता है। और जो एम्पुला है वो लगभग 5 सेंटीमीटर का एक कर्ड पार्ट होता है, थोड़ा सा घुमा हुआ पार्ट होता है। इनफंडिबुलम है ये फिम्बरी होती हैं। इंटरमोलर सबसे पहला पार्ट इंटरमोलर इंटरस्टिशियल, उसके बाद दूसरा पार्ट स्थूमस आता है, फिर एम्पुल आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लास्टोसेल बिकम्स द। कि ब्लास्टोसेल इनमें से क्या बनता है। एमनियोटिक कैविटी नहीं बनता है, क्योंकि एमनियोटिक जो सेल है वही एमनियोटिक कैविटी बनती है। इसके बाद है प्राइमरी योक सेल। तो आपका जो ब्लास्टोसेल है वो बनता है आपका प्राइमरी योक सेल। प्राइमरी योक सैक ही बनता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म खुद लेयर होती हैं, ये कुछ नहीं बनती है, जबकि ये कुछ बनाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्लास्टो मतलब ब्लास्टो सेल्स और सील का मतलब हो गया कैविटी, तो ब्लास्टो सील बनाती है प्राइमरी योक सैक। इसके बाद है द प्राइमेटिव स्ट्रीक फर्स्ट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ। कि प्राइमेटिव स्ट्रीक कब बनता है। क्या होता है कि 3 प्रकार की लेयर बनती हैं। पहली लेयर जो होती है वो एक्टोडर्म होती है, फिर एंडोड्रम और मीजोड्रम। मीजोड्रम की जो लेयर है वो ग्रोथ करती है और ग्रोथ करके बाहर की तरफ आती है। इसे हम प्रिमिटिव स्ट्रीक के नाम से जानते हैं, जो कि तीसरे वीक में बनता है। ध्यान रखना यहाँ पर वीक नहीं लिखा, वो भी लिखना जरूरी था, 3rd वीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सिस 2 लीटर इज नोन एज। कि 2 लीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबको पता है कि 2 लीटर से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहलाएगा। अगर 200 ml से कम है तो इसे हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहेंगे। और जब बेबी लेबर के दौरान बाहर की तरफ आता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो बेबी का जो हेड है उस बेबी के हेड के नीचे की तरफ जो फ्लूइड भरता है इसे हम बैग ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। और एमनियोटिक जो लेयर है उसका इन्फ्लामेशन जो होता है वो एमनियोटिस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मसल्स एंड एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन सी लेयर के द्वारा बनती हैं। तो आपको पता होना चाहिए मसल्स हैं, जो बोन्स हैं आपकी, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ये सभी बनती हैं मिडिल लेयर के द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। तो इसका जो आंसर जो होगा दैट इज तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आप कीजिएगा, ये सिस्टम में कुछ एरर हो गया है थोड़ा सा, अभी इसको हम सोल्व करते हैं। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है जो पूछा गया है दैट इज, हाँ ये आ गया है। तो इसका जो आंसर जो होगा दैट इज मीजोडर्म। मीजोडर्म जो लेयर होती है वो लेयर ही एक ऐसी लेयर होती है जो कि, इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज
मीजोडर्म। मीजोडर्म है लेयर है, वही बनाती है आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कि सेंसरी ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम अराइजेज फ्रॉम, कि जो नर्वस सिस्टम है आपका सेंसरी ऑर्गन है वो बनाता है, तो ध्यान रखना ये एक्टोडर्म के द्वारा बनाए जाते हैं। आपको थोड़ा सा हल्का सा भी बता दूंगा, इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 28 है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग एंड गट ये किसके द्वारा बनते हैं, तो ये ध्यान रखना ये बनते हैं एंडोडर्म के द्वारा। तो आप इसमें ज़्यादा तो आपको मैं नहीं बता सकता, ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि कौन सी लेयर के द्वारा क्या बनता है, फिर भी आप याद कर सकते हो इस प्रकार से कि यहाँ से ब्रेन से स्टार्ट हुआ आपका, और ब्रेन से स्टार्ट होके इसने आपकी स्किन बनाई है, तो सबसे बाहर की जो लेयर जो बना रहा है दैट इज एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म बना रहा है आपका नर्वस सिस्टम, आपका सेंसरी सिस्टम और आपकी स्किन। इसके अलावा सबसे मिडिल में जो होगा वो बनाता है एंडोडर्म। सबसे मिडिल में आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो है ये बनाता है आपका एंडोडर्म, सबसे अंदर की तरफ है ये। और जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी बोन्स हैं, उनका निर्माण किया जाता है मीजोडर्म के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि द मोस्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना जैसे ही एक स्पर्म और एक ओवम मिलते हैं एक सिंगल सेल बनती है जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। ये जाइगोट है, ये ग्रोथ करती है, 1 से 2 सेल बनती हैं और इसे हम ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इसे ब्लास्टोसिस्ट नहीं कहते हैं, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसे हम सिर्फ ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसके बाद ब्लास्टोमियर से ज़्यादा सेल बनती हैं तो मोरूला बनता है। अगर 16 सेल बन जाती है तो ये मोरूला कहलाता है। मोरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन डी ही ऐसा है जिसमें जाइगोट दे रखा है, ब्लास्टोमियर दे रखा है, मोरूला दे रखा है और लास्ट वन इज ब्लास्टोसिस्ट दे रखा है। सो नेवर कंफ्यूज विद ब्लास्टोमियर एंड ब्लास्टोसिस्ट, दे आर टू डिफरेंट ऑर्गन्स और वी कैन से दैट डिफरेंट पार्ट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू ए प्लासेंटा, कि इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि प्लासेंटा का निर्माण करती है। तो योक सैक नहीं बनाता, एक्टोडर्म भी नहीं बनाता, इनर सेलवास भी नहीं बनता। ट्रोफोब्लास्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपका प्लासेंटा का निर्माण करती है। ध्यान रखना जब ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 2 भागों में बढ़ता है, एक बाहर की लेयर की तरफ, एक अंदर की तरफ। बाहर का जो लेयर है जो आउटर सेल मास कहलाता है, इसे ही हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं, और अंदर की जो सेल्स हैं उन्हें हम इनर सेल मास के नाम से जानते हैं, कि जो आगे जाके बनाती हैं आपकी तीनों लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म और बॉडी का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31, द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स किस किस से रिलेटेड है। इस चीज़ को मत भूलना कि ये कह रहा है एक्सेप्ट प्रीनेटल केयर करता है, लेबर का मैनेजमेंट भी करता है, न्यूबॉर्न केयर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इनफर्टिलिटी नहीं करता। तो हमारा जो आंसर होगा इसका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी जो ट्रीटमेंट है वो आप गायनिकोलॉजी में भी ले सकते हो एंड एम्ब्रियोलॉजी में भी ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द फर्टिलिटी रेट द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स पर 1000 फीमेल्स ऑफ द वोट एज। कौन सी एज की फीमेल्स हम मानते हैं फर्टिलिटी रेट को देखने के लिए। तो ध्यान रखना जो एज जो है वो माना गया है 15 से 45 साल की एज, इसे हम रिप्रोडक्टिव एज के नाम से जानते हैं। इसे हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। और ऐसे कपल्स को हम एलिजिबल कपल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि जो ऐसे कपल्स होंगे जो कपल्स से 15 से 45 साल के बीच में आती हैं, ये 30 साल का जो पीरियड होता है, इस पीरियड को हम, इस 30 साल के पीरियड को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि डिलीवरी एट विच एज प्रोवाइड्स प्री टर्म फ्रॉम टर्म डिलीवरी, की कौन सी जो एज है वो प्री टर्म को टर्म डिलीवरी से अलग करती है।
तो आपको पता है कि 37 वीक जो होते हैं उससे पहले अगर कोई भी डिलीवरी होता है प्री टर्म कहलाता है, अगर उससे बाद में जो होता है तो वो पोस्ट टर्म कहलाता है। तो 37 वीक का जो टाइम पीरियड है वो डिसाइड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 वीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द लेट स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन जरूरी होता है उसे हम कहते हैं FSH, और फॉलिकल्स को रैप्चर करने के लिए जो हार्मोन जरूरी होता है उसे हम कहते हैं LH। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज FSH। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोमेट्रियम लेयर शेड विद एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो फंक्शनल जो लेयर है वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ क्या हो जाती है, शेड हो जाती है, बेसल लेयर हमेशा बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो दैट इज फर्दर इन्वेजन इनटू डेसिडुआ बाय ब्लास्टोसिस इज प्रिवेंटेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कि जो यूट्रस है उस यूट्रस की लेयर के अंदर जब फर्टिलाइज्ड जो ओम है जो आता है और आने के बाद जब अंदर की तरफ एंटर करता है तो आप खुद सोचिए कि ये जो फर्टिलाइज जो ओम है ये एक जगह पर जाकर रुक क्यों जाता है, डीप लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम जाकर रुक क्यों जाता है, ये बाहर क्यों नहीं निकल जाता मायोमेट्रियम्स और पैरामीट्रियम्स के, ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाए। तो इसे रोकने के लिए कोई लेयर बनती है। ये लेयर बनती है किसके द्वारा, कि जब जो फर्टिलाइज्ड जो ओम है जो आर्टरीज को रैप्चर करता है तो वो जो आर्टरीज का जो ब्लड है यहाँ पर क्लोट होता है, क्लोट होकर एक लेयर का निर्माण करता है। इस लेयर को ही हम जानते हैं नीटा बुचेज लेयर के नाम से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आगे की साइड इन्वेजन नहीं होने देता, कौन सी लेयर नहीं होने देती, दैट इज नीटा बुचेज लेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की जोना हैचिंग क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कि जोना पेलिसुडा का थिन होना और उसके बाद डिग्रेड हो जाना जोना हैचिंग कहलाता है। ध्यान रखना जोना हैचिंग और जोना रिएक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। जोना हैचिंग मैंने आपको बता दिया, मैं आपको जोना रिएक्शन में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए कि जोना रिएक्शन क्या है। जोना रिएक्शन क्या है दोस्तों, कि जोना रिएक्शन में क्या होता है कि जोना जो पेलिसुडा है जब एक जो स्पम है वो अंदर एंटर कर जाता है तो एक स्पम के एंटर करने के बाद जो जोना पेलिसुडा है वो हार्ड हो जाती है। इसे हम कॉर्टिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन को हम जोना रिएक्शन कहते हैं। और जोना पेलिसुडा का थिन होना और उसके बाद उसका डिग्रेड हो जाना जोना हैचिंग कहलाता है। लगभग 5वें दिन होती है और जोना रिएक्शन जो होती है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज कोरियोनिक फ्रोंडोसम इज, कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या है, इट इज सेम एज कोरियोनिक लीवी। कोरियोनिक लीवी क्या है ये समझिए। सबसे पहले आप जो आउटर सेल मास है उसकी बाहर की जो लेयर है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये सिर्फ एक साइड से ही रहती हैं, बाकी की साइड ग्रोथ नहीं कर पाती। जहाँ ग्रोथ नहीं करती उन्हें हम कोरियोनिक लीवी के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्लासेंटा, कंप्लीट कंपोनेंट नहीं है ये, कुछ पार्ट होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट जो प्लासेंटा का जो मैटरनल कंपोनेंट है वो डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रोंडोसम दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। एरिया ऑफ द विलाई इन कॉन्टैक्ट विद डेसिडुआ बेसिलिस, की विलाई का वो पार्ट जो कि डेसिडुआ बेसिलिस के कॉन्टैक्ट में आता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम कहलाता है। और एविस्कुलर एरिया इन डेसिडुआ ये भी नहीं होगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा दैट इज एरिया ऑफ द विलाई इन कॉन्टैक्ट विद डेसिडुआ बेसिलिस। यहाँ पर जो लेयर होती है दैट इज डेसिडुआ बेसिलिस और जो ये विलाई है जो कॉन्टैक्ट में आ रही है तो ये वाला जो एरिया होगा दैट इज नोन एज कोरियोनिक फ्रोंडोसम और कोरियोनिक फ्रोंडोसम ही बनाता है प्लासेंटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है लो लेवल ऑफ एससीजी में बी फाउंड इन, कि एससीजी का जो लो लेवल है वो किस में पाया जा सकता है। तो इसमें से एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें जो एससीजी का लो लेवल पाया जाता है, बाकी सब में बढ़ता है। ध्यान रखना कि डाउन सिंड्रोम के अंदर भी इंक्रीज होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी एससीजी का लेवल इंक्रीज होता है, हेरिडिटी मोल में भी इंक्रीज होता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एससीजी का लेवल नीचे गिरता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर जो सेल्स के जो नंबर जो होते हैं वो सेल्स के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 2 प्लासेंटा बनेंगे तो 2 सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। एससीजी की जो लेयर है वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा बनती है और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा बनने के कारण ज़्यादा मात्रा में सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बनेगी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी की तो ज़्यादा एससीजी बनेगा। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल कार्सिनोमा होता है प्लासेंटा का, तो कार्सिनोमा के अंदर भी रेगुलर ग्रोथ होती है तो ज़्यादा सेल्स बनती हैं उस कारण होता है। और जेनेटिकली डाउन सिंड्रोम के अंदर भी एससीजी का लेवल बढ़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अंदर क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी है वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी में अगर होती है तो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है और ग्रोथ अगर कम होगी तो एससीजी
भी कम बनेगा, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो कम बनता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज 39 में ए आ जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 19 सितंबर 2019, तो ईडीडी क्या होगी नेग्लेज फॉर्मूले के द्वारा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि 19 सितंबर 19 सितंबर और 2019 के अंदर अगर हमें फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी दे रखा है, तो ईडीडी निकालने का जो फॉर्मूला है, ईडीडी है क्या, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरी कब होगी। ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला जिसके द्वारा दिया गया था, जिसने ये फॉर्मूला उसे नेग्लेज दिया था। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना कि नेग्लेज का फॉर्मूला 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल मानकर दिया गया था, और सिर्फ 4% केस के अंदर ही ये फॉर्मूला एग्जैक्ट होता है, नहीं तो ज़्यादातर केस में ये 80% केसेस के अंदर ये 2 वीक बिफोर, जो डेट जो आती है उससे 2 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर होता है। अब हम इसका क्या फॉर्मूला दिया था नेग्लेज ने, वो देखते हैं। नेग्लेज ने जो फॉर्मूला जो दिया था वो दिया था आपका कि नेग्लेज ने ये फॉर्मूला दिया था कि फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी कि जो एलएमपी है उसका पहले दिन से उसमें आप क्या तो 9 मंथ ऐड करो, या फिर और ध्यान रखना एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, या फिर आप 3 मंथ उसमें से रिमूव करो और फिर उसके बाद उसमें आप 7 डेज ऐड करो, तो जो आंसर जो आएगा वो आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन जो दे रखा है दैट इज 19 सितंबर, सबसे पहले इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 26 होगा। सितंबर जो मंथ जो होता है वो आपका 9th मंथ होता है, तो इसमें से आप 3 घटाओगे तो 6 आएगा। 6th जो मंथ होता है दैट इज जून, तो 26 जून, और ईयर आगे हो जाएगा 2019 था तो 2020, तो हमारा जो आंसर होगा वो 26 जून 2020 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लास्टिंग फॉर हाउ मेनी वीक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ध्यान रखना कि पहला, दूसरा और तीसरे जो तीनों ट्राइमेस्टर हैं देखने में लगता है कि 3-3 मंथ के होंगे, 12-12 वीक के होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पहला जो ट्राइमेस्टर होता है वो 12 वीक का होता है, पहले से 12 वीक तक। दूसरा जो ट्राइमेस्टर होगा वो 13वीं से और 28वीं वीक तक होता है, मतलब कि ये 16 वीक का होता है। और जो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है, वो वापस से 12 वीक का होता है, 29 से लेकर 40वीं वीक तक का होता है, तो ये भी 12 वीक का ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 वीक, क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया एट द बिगिनिंग ऑफ विच वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट इज नोन एज एम्ब्रियो। ध्यान रखना ये एक गलत क्वेश्चन है, इसके अंदर जो इसके ऑप्शंस हैं वो गलत हैं कि जो एम्ब्रियो है वो कब कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3rd वीक से कहलाता है, तो जो 3rd वीक है तब से एम्ब्रियो कहलाता है। 0 से 2 वीक तक ओवम कहलाता है। इसके बाद 3 से और 8 वीक तक ये कहलाता है आपका एम्ब्रियो, और 9 वीक के बाद ही कहलाता है फीटस। तो अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तो आंसर हो जाता 3rd वीक, इसलिए ये एक गलत क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन रिचेज टू द फीटस, कि इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस तक पहुंचती है। तो सिर्फ एक इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी होती है जो फीटस तक पहुंचती है, वो है आईजीजी। अगर बेबी के पास आईजीएम प्रेजेंट है तो ध्यान रखना ये दिखाएगा कि इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो चुका है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन को शो करता है ये। और जो प्लासेंटा से या मदर से बेबी तक जो इम्यूनोग्लोबुलिन जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आईजीजी जाती है। 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, इसे आप गेम्ड के द्वारा इसको आप याद रख सकते हो, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 44, द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। इसके लिए हम पीएच स्केल देखते हैं कि स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ 0 से लेकर 7 तक, यहाँ तक का जो मीडियम होता है इसे हम एसिडिक मीडियम के नाम से जानते हैं। 7 को न्यूट्रल कहेंगे, और इससे आगे की तरफ जो जाएगा 14 तक तो वो बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो जो 7 जो है ये न्यूट्रल है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा 7.1 to 7.5, दैट इज द पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45।
इसके बाद क्वेश्चन में जो 45 उसमें पूछा गया था कि द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज मैक्सिमम। मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि 12 वीक पर जाके एमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो सिर्फ 50 ml रहता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद में 16 वीक पे जाके ये 100 ml हो जाती है, 20 वीक पे जाकर ये आपका 200 ml हो जाता है, और 36 से और 38 वीक पे जाके ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, लगभग 1 लीटर, 1 लीटर हो जाता है। फिर इसका मान कम होता जाता है और 42 वीक के बाद जाकर ये सिर्फ 200 ml ही बचता है। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज सी, 36 से 38 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड है वो मैक्सिमम होता है, कितना, 1 लीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसमें पूछा गया कि गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन, की गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपको होगा RH, इनकम्पेटिबिलिटी। जितने भी प्रकार के एमनियोटिक फ्लूइड के जो आपको कलर दे रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको उन कलर्स को पढ़ना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मेजर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज फॉर्म्ड बाई, कि एमनियोटिक फ्लूइड 20 वीक के बाद मैक्सिमम कौन बनाता है, तो ध्यान रखना 20 वीक से पहले ये मेनली जो स्किन है उसके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन 20 वीक के बाद जो स्किन है वो क्रेटिनाइज्ड हो जाती है। क्रेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होने के कारण ट्रांसजुडेशन की प्रोसेस के द्वारा जो स्किन है उसमें से फ्लूइड बाहर नहीं आ पाता और एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बन पाता है। इसलिए जो फीटस का जो मैक्सिमम जो यूरिन होता है उसी के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। ह्यूमन प्लासेंटा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, ह्यूमन प्लासेंटा को हम बेस्ट कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ध्यान रखना कि ह्यूमन प्लासेंटा है वो डिस्क शेप है। डिस्क शेप का मतलब यहाँ पर ये आएगा कि सेंट्रल से ये थोड़ा थिक होता है, पेरीफेरी से ये थोड़ा थिन होता है। हीमोकोरियल है, हीमोकोरियल का मतलब है डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में होता है। डेसीड्यूएट है, डेसीड्यूएट का मतलब होता है फॉलोइंग विद द सीजन, मतलब कि जब तक प्रेगनेंसी है वो एक सीजन है, जैसे ही प्रेगनेंसी गई प्लासेंटा भी बाहर निकल जाता है। ऑल ऑफ द अबव, तो सारे के सारे ही हमें कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। वेट ऑफ द प्लासेंटा और फीटस कब बराबर हो जाते हैं, तो 17 वीक पे जाके प्लासेंटा के और फीटस का जो वेट है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। और लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन प्लासेंटा आर नोन एज, तो ध्यान रखना कि प्लासेंटा के अंदर पाई जाने वाली फैगोसाइटिक जो सेल हैं वो होप बोर सेल कहलाती हैं, जो कि कोशिश करती हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का जो काम करती हैं, फैगोसाइटोसिस का इनगल्फमेंट का जो काम करती हैं वो फैगोसाइटिक सेल्स कहलाती हैं। लीवर के अंदर प्रेजेंट होने वाली सेल कूपर सेल्स कहलाती हैं। जो आउटर सेल मास की जो लेयर है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और सबसे बाहर वाली जो साइटोट्रोफोब्लास्ट से भी बाहर जो लेयर पाई जाती है दैट इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन तक देखे हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हम उससे आगे देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ और डिस्क्राइब करनी चाहिए अच्छे से, तो आपके जो आइडियाज़ हैं उनका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच।